नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश होगा, उसे नोट कर ले, 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और कमोडिटी से सिर्फ जुड़े हुए सवाल ही इस नंबर पर भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की करेंगे, क्योंकि कल देर रात यूएस फेड का फैसला आ चुका है, लेकिन जो कमेंट्री थी 2025 को लेकर वो काफ़ी हॉकिश लग रही है बाजार को, और उसका दबाव पूरे ही फाइनेंशियल मार्केट में दिखा। और बुलियन में अब चांदी आज अगर देखें तो काफ़ी गिरावट दिख रही है। इंट्राडे में तो 2500 रुपये तक की भी गिरावट दिख रही थी, अभी भी करीब करीब 2000 रुपये की गिरावट दिख रही है। वीरेन जी, उस फेड की कमेंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? क्या असर होगा भाव पर? और भी गिरावट दिख सकती है क्या सोने और चांदी में? फेड ने 4 रेट कट के बदले सिर्फ 2 रेट कट का फॉरवर्ड गाइडेंस दिया है। तो ये हॉकिश, आपने जैसे कहा, ये काफी हॉकिश बात है। साथ ही साथ जितने भी पिछले रिसेंट रेट कट आए, स्विस बैंक या यूरोपियन सेंट्रल बैंक या चाइना से स्टिमुलस, सब कुछ चीजें डिस्काउंट हो रही है और सेल ऑफ काफी गहरा है। ऐसे कहेंगे शायद कि फ्रोथ, काफी मार्केट्स में फ्रोथ था। शेयर बाजार, बिटकॉइन, क्रिप्टो, कमोडिटीज, मेटल्स, बुलियन, सभी रिस्क एसेट में डीपर करेक्शन है और ये थोड़े कुछ समय तक शायद जारी भी रह सकता है। ये अनुज जी, आपकी राय क्या है सोने और चांदी में? यहां से किस तरह की चाल रहेगी? क्या और भी नीचे खरीदने का मौका मिलेगा कि गिरावट, जो ये खबर थी पैनिक रिएक्शन था, पूरा हो चुका है, अब ज्यादा गिरावट नहीं है? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, मगर हाँ, ये जो डिसीजन हुआ है इंटरेस्ट रेट कट को लेके और जो उन्होंने बोला है कि 2 बार ही कट करेंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ पर आ सकती है। और जहाँ तक खरीदारी का सवाल है, बिल्कुल मिलेगा खरीदारी का मौका। बट हाँ, क्योंकि देखिए यूएस भी अब क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी की वजह से वॉल्यूम कम रहेंगे, तो एक्सपेक्ट नहीं है कि ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ देखने को मिलेगी। डेटा जो आ रहे हैं उसकी वजह से आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड अभी डाउन है। हमें लगता है कि अगर गोल्ड का प्राइस $2500 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा लेवल होगा जहां पर एक्यूमुलेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, अग्रेसिव बाइंग ना करें। फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव है, जहां पर मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रैटेजी के साथ आप यहां पर काम कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं साथ में। हमारे साथ पहले कॉलर है जितेंद्र कुमार हैं चेन्नई से। इनका सवाल है, चांदी खरीदना है, 80,000 रुपए तक चांदी आएगी क्या? केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, 80,000 का लेवल दिख सकता है क्या चांदी में? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो बड़े इवेंट्स थे वो नवंबर से ही डिस्काउंट हो चुका है। जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने पे ही उन्होंने बताया था कि एग्रेसिव रेट कट नहीं करना चाहिए। उसके नतीजन हमने स्टेटमेंट भी आते हुए देखे। तो मुझे लगता है जो बड़ा सीन था वो निकल चुका है। चांदी में भी हमने लगभग हाई से $4 की गिरावट, या डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो लगभग हमने 12,000 13,000 पॉइंट तक की हायर से गिरावट देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 80,000 तक का लेवल है, एक बेस बना हुआ रहेगा जो 87-88,000 का रहेगा। तो आई थिंक करंट लेवल से भी अगर फेज मैनर में लेके चले तो बेटर रहेगा। नो डाउट अब तक चाइना से जो कंजम्पशन पैटर्न है वो थोड़ा सा डामाडोल है, जिसकी वजह से बार बार में बढ़ नहीं पा रहा है। पिछले हफ्ते हमने 96,000 तक का भी लेवल देखा था, ऑप्टिमिज्म बना था चाइना को लेकर, बट ठहराव आ चुका है। बट मुझे नहीं लगता 80 तक भी आए। वर्स्ट इन के 86 87 का लेवल मिल जाए आनंद फानंद में तो बात अलग है। अदरवाइज करंट लेवल से भी अगर लिया जाए और 4 से 6 महीने का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है चांदी में वापस नया हाई लगता हुआ दिखाई दे। नया हाई लगता दिख रहा है। तो एक सवाल है शिव पटीदार जी का। इन्होंने पूछा है कि 95,000 रुपए तक चांदी जनवरी में जा सकती है क्या? आप क्या कहेंगे उनको सर? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जनवरी के डायनामिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में अगस्त के लो से, मतलब 100 के लो से $8 की तेजी आ चुकी है। और जितने भी हमने इन्फ्लेशन को लेकर, पीपीआई को लेकर जो डेटा थे वो ऑलमोस्ट सब डिस्काउंट कर चुके हैं। तो जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले मुझे लगता है कि डॉलर में एक पुलबैक मिलना चाहिए जो नीचे में 105-50 तक का लेवल दिखा सकता है। इसके चलते मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में वापस उछाल मिलेगा और चांदी 95,500 से 96,000 तक का लेवल 20 जनवरी से पहले पहले एक बार दिखा सकती है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए अगर पोजीशन बनी है। अगर नहीं है तो करंट लेवल से भी आप ऐड करके चल सकते हैं। में आज जिस तरह के एक्शन दिख रहे हैं, इस वजह से चांदी में सवाल बहुत ज़्यादा है। एक सवाल है रमेश भाई का गुजरात से।
इन्होंने चांदी काफ़ी ऊपर में खरीदा है। अगर केडिया जी को आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके लेवल्स वो आएंगे। इन्होंने 95,000 में चांदी खरीद रखा है। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको, रमेश भाई को? देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट अभी अगर आप देखेंगे तो $31 के फिर ब्रेक किया, फिर 30 ब्रेक किया और अब 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ सरकता हुआ आ रहा है। हालांकि 87,000 काफी अच्छा एक लेवल है जो कि मुझे लगता है कि वॉच करना चाहिए। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमें लगता है कि $27 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहां से एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। तो इनकी लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर होल्ड कर सकते हैं, मगर फिलहाल करंट रेट से मुझे लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और नीचे हमें लगता है कि 87,000 87,200 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक पेन है, मुझे लगता है कि थोड़ा बिकवाली यहाँ पर आ सकती है। बट हाँ, $27 अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर अगेन आप एवरेजिंग के लिए बाय भी कर सकते हैं। ये सलाह आपको मिल चुकी है। एक और सवाल चांदी पर ही है। राजेश नायक हैं अहमदाबाद से। सिल्वर माइक्रो 93,000 रुपए में इन्होंने खरीदा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, इनको काफी नुकसान हो रहा है। वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए इनको, राजेश जी को? वीरेंद्र सर। हाँ। ये वैसे तो इंटर सिटी ट्रेन टाइप का मार्केट है, सर्कुलर कमोडिटी होते हुए लास्ट वीक हमने 96 देखा, वापस 88 भी देखा। ये बाउंस में शायद 91 92 तक आ सकती है। वहां इसको एग्जिट करके शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हर 2 महीने में रोल ओवर जो ब्याज दर मिलता है वो काफी बड़ा है। अगर तेजी धीरे धीरे आए तो भी वो जो रोल ओवर में ही खर्चा चला जाता है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर हैं। कॉपर में जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए कॉपर में इनको? कॉपर फिजिकल काफी कमजोर है, चार्ट्स भी काफी कमजोर है। तो हल्का सा कल जो सभी मार्केट में ओवर रिएक्शन आया है, तो 805 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 813 813 का स्टॉप लॉस रहेगा। 792 का लक्ष्य रहेगा। ये 4 से 5 दिन का टारगेट है। मीडियम टर्म में शायद 780 82 भी जा सकता है। अगले दर्शक है हमारे साथ, विनय कुमार मिश्रा हैं। 5,960 रुपए में क्रूड बेचा है। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको, विनय जी को? देखिए, मुझे लगता है कि इनको क्रूड को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि भावों में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे हमें लगता है कि एक बार 5,870 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में ट्रेंड डाउन है और हमें लगता है कि यहाँ पर जो बिकवाली का इनका सौदा है, इनको होल्ड करना चाहिए। विनय जी, आपसे भी पूछना चाह रहे हैं वीरेंद्र सर कि वीरेंद्र सर से भी मुझे राय दिलवा दीजिए। उन्होंने 5,960 पे क्रूड बेचा है, क्या सलाह देंगे विनय जी को? ये एकदम सीमित दायरे में है, जिसका हम सपोर्ट एरिया 5780 और रेजिस्टेंस एरिया 6050 61 देखेंगे। दोनों ही लेवल हर वीक आते रहते हैं। तो कहीं भी 6000 6030 के आसपास आता है तो वहाँ एग्जिट ले लेनी चाहिए। सीमित दायरे का बाजार है और ये रेंज तक 31 दिसंबर तक शायद ऐसे ही दायरे में डायरेक्शन लेस रहेगा ये। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है, नासिक से। क्रूड के 6,000 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने खरीद रखी है 173 रुपए में, और नेचुरल गैस 285 स्ट्राइक की कॉल खरीदी है इन्होंने 11.25 रुपए में। केडिया जी, क्या करना चाहिए? क्रूड 6,000 स्ट्राइक की पुट खरीदी है और 285 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है एनजी की। दोनों ऑप्शंस में राय बताएं सर। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें, मार्केट दायरे में जरूर है, बट मुझे ज्यादा बड़ा फॉल या बड़ा जंप भी नहीं दिखा। जिस ढंग से हमने डेटा देखा कंजम्पशन का, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे रहा है डिमांड को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी ओर जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ में जिस ढंग से ओपेक प्लस में हमने देखा प्रोडक्शन पे कटौती अभी भी जारी है, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है 5850 से 6050 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो इन्होंने जो पुट ले रखा है उनको कंटिन्यू रखिए। 200 तक का लेवल आता है तो निकल जाइए। कहने का मतलब है 5900 तक का लेवल मैक्सिमम डाउनसाइड लगता है। वहां पे इनफैक्ट इन्हें 6000 का पुट से निकलकर 5900 का कॉल लेना चाहिए 180 की लेवल पे, क्योंकि प्राइजेस एक दायरे में रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अगले हफ्ते का जो वेदर पैटर्न है, वहां पे हम सीवियर कोल्ड होते हुए देख रहे हैं। उसका सपोर्ट डेफिनेटली प्राइजेस को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 295 की जगह पे 290 का अगर हम कॉल लेते 10 रुपए में, तो हायर साइड पे 18 तक का जंप मिल जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते वेदर पैटर्न जो दिखा रहा है वो नेचुरल गैस को अच्छा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड कैप जरूर है, क्योंकि
4% ज्यादा स्टोरेज अभी भी बताई जा रही है YOY एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर हम देखें तो, बट फिर भी 300 तक का लेवल आराम से मिल सकता है। तो 290 का कॉल नेचुरल गैस का रखिए। 10 रुपए में 18 रुपए का टारगेट है, जो इनका 95 है उनको चेंज करना चाहिए 290। तो ये सलाह आपके लिए क्रूड नेचुरल गैस पे आ गई है। मीता जैन है, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए केडिया जी, एक बार और जवाब दे दीजिए मीता जैन जी के लिए। वो तो ऑप्शंस में आपने रणनीति बता दी, क्रूड में इनको क्या करना चाहिए? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो कच्चे तेल को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा, नो डाउट। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 6020 6050 काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंट है। अगर प्राइस इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिगर आएगा जो जंप करेगा। डॉलर की तेजी की वजह से हमने कच्चे तेल में भी थोड़ा दबाव देखा है, बट आई थिंक 59-59-20 इज गुड टू बाय। तो 59-59-20 के करीब मिलता है, लेके चलिए। वापस प्राइस 6000 से 6040 के रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, 5900 के करीब लेके काम करना। अगले दर्शक है हमारे साथ अल्पेश सोनी है राजकोट से। लंबी अवधि के लिए चांदी किन स्तरों पर खरीदना चाहिए? वीरेंद्र सर क्या सलाह देंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लग रहे हैं, किन लेवल पे चांदी को खरीदना फायदेमंद होगा? मेरे पास फिलहाल कोई लॉन्ग साइड का कॉल नहीं है, तो मैं ये कॉल नहीं दे पाऊंगा। आपको क्या लग रहा है कितनी गिरावट आने दे, कब तक इंतजार करें? लंबी अवधि के निवेशक है चांदी के, केडिया जी। देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि अभी तक इंडस्ट्रियल डिमांड का ट्रिगर नहीं है, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर देख के ऐसा लगता है कि 90 के ऊपर ये गोल्ड सिल्वर रेशियो जाएगी नहीं। इस वक्त भी 88 50-60 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा मौका है। मुझे नहीं लगता कि प्राइस 87 88 के जोन के नीचे जानी चाहिए। प्रिकॉशनरी हम 85 500 का स्टॉप लॉस रखेंगे। हायर साइड पे मुझे लगता है कि अगर 3 से 6 महीने की व्यू लेके चले तो नया हाई मतलब 1,30,000 का लेवल दिखेगा, बिकॉज जिस से सेंट्रल बैंक रेट कट्स कर रहे हैं और साथ में चाइना एफर्ट्स कर रहा है कंटिन्यू। अगर थोड़ा भी बाइंग फिगर आता है तो चांदी को उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि 87 88 इज गुड टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। ऊपर में एक चीज का टारगेट हम जून से पहले देखेंगे। दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश कुमार है चेन्नई से। गोल्ड और सिल्वर मौजूदा लेवल पे खरीदे क्या? अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? हाँ, देखिए, हमें लगता है कि खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि अभी सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर चला गया है, तो उससे लग रहा है कि अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव है। हमें लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड देखना चाहिए। गोल्ड में करीबन 76,550 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे टारगेट हमें लगता है कि 75,980 तक आ सकता है। वहीं सिल्वर में भी करीबन 88,950 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे करीबन टारगेट 87,200 87,500 तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी खरीदारी नहीं करना चाहिए एग्रेसिव वे में, थोड़ा वेट करें। प्राइस सपोर्ट के आसपास आए तो मिले। अगर हम देखें तो $27 सिल्वर में अच्छा खासा सपोर्ट है जहां पर एक्यूमुलेट हो सकता है, और $2500 जो है गोल्ड में सपोर्ट है जहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस क्या करें? टारगेट स्टॉप लॉस बता दें। अनुज जी बताइए एनजी पर। देखिए, एनजी में अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि एनजी के अंदर जो बाय का पोजीशन है उसमें खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 284 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है कि इस बार 300 का लेवल ब्रेक हो सकता है, तो 304 तक के लेवल हमें लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है नवनीत हैं राजगढ़ से। इन्होंने काफी सारे सवाल भेजे हैं, सोना चांदी क्रूड एल्युमिनियम कॉपर जिंक सब पे इनको राय चाहिए। अनुज जी अपने कॉल्स इनको बता दीजिए, गोल्ड सिल्वर क्रूड एल्युमिनियम कॉपर जिंक। देखिए, गोल्ड में हमारा कॉल बिकवाली का है जहां पर करीबन 76,550 में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस करीबन 76,875 पे लगाए। टारगेट 75,980 तक हो सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 88,950 के आसपास सिल्वर में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 89,600 का लगाएं। टारगेट 87,500 तक हो सकता है। और अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर भी बिकवाली का कॉल रहेगा जहां पर 5,980 के लेवल पे बिकवाली करें। स्टॉप लॉस करीबन 6,050 का लगाएं। टारगेट 5,875 तक हो सकता है। और जहां तक कॉपर का सवाल है, यहाँ भी हमारे बिकवाली का ही कॉल है। कॉपर में करीबन 804 में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 809 का लगाएं। टारगेट 794 तक देखने को मिल सकता है। आप बता दीजिए बेस मेटल्स में आपकी कॉल क्या है केडिया जी आज? देखिए, मुझे लगता है कॉपर भी 820 से काफी अच्छा करेक्शन ले चुका है। डॉलर में जो तेजी थी वो मुझे लगता है कल शुक्रवार है, कहीं ना कहीं कैप होता हुआ दिखाई देगा। तो एग्रेसिव होकर यहाँ पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। मुझे लगता है कि 798 797 इज गुड टू बाय, 792 का स्टॉप लॉस,
हाँ, अपसाइड भी कैप है बट 810 का लेवल दिखा देगा। वहीं अगर जिंक की अगर बात करें तो पिछले 3 महीने में 280 के नीचे जिंक कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया है। तो 279 पे लीजिए, 277 का स्टॉप लॉस लगाइए, 283 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लास्ट अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो अभी भी एल्यूमिनियम के प्राइसेस में कोई ऐसा बड़ा फॉल नहीं आया। नो डाउट एलएमई पे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो 2600 के नीचे आ चुका है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रिगर डाउन जरूर हुआ है। बट 240 एक ऐसा लेवल रहा है पास्ट में भी जो मार्केट कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, तो उसी को देखते हुए 240 में लेंगे, 238 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 244 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बेस मेटल में एग्रेसिव ये लेवल से स्टॉप नहीं करना। चलिए, तो आपको बेस मेटल्स की राय मिल गई। नीरज जी हैं नेचुरल गैस में, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वीरेंद्र सर, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस को लेकर? फिलहाल मार्केट थोड़ा मजबूत लग रहा है मुझे। प्रोबेबली हम 297 302 तक शायद देखेंगे। यहाँ बाय ऑन डिप्स में प्रेफर करूंगा। अराउंड 282-84 के आसपास बाय किया जा सकता है। 273 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड ऑब्जेक्टिव 299 से 305 के बीच का होना चाहिए। तो 300 के पार भी निकलने की संभावना इनको लग रही है। जयराम देवासी है, गोल्ड इन्होंने 2 लॉट 76,350 रुपए पे खरीदा है। वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए इनको? 76,350 की बाइंग है। कल काफी एग्रेसिव सेल ऑफ था, तो आज तो रात को प्रोबेबली बाउंस आना चाहिए। आज और कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से तो 76,700 800 के आसपास या तो 76,900 के आसपास वो एग्जिट ले सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ये पुल बैक रैली होगी, स्ट्रॉन्ग रैली नहीं होगी। आपके सभी दर्शकों के ज़्यादातर सवाल हमने लिए हैं, कुछ रिपीटेटिव सवाल थे, आगे देखेंगे, उसको कुछ और शामिल करेंगे। हमारे साथ जयदत्त जो होलकर इस वक्त जुड़ गए हैं लासलगांव से। लासलगांव एपीएमसी के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। शुक्रिया होलकर सर, आपने वक्त निकाला। सर, आप लोगों ने और आप लोग की पार्टी की तरफ से डिमांड रखी गई है अजीत पवार साहब की तरफ से, ये जो प्याज एक्सपोर्ट पर जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसे हटाने की आप लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या डिमांड है? लेकिन प्याज के दाम अभी भी रिटेल में काफ़ी ज़्यादा है सर। मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 80 रुपए के आसपास रिटेल में अभी भी दाम है। जी नहीं, ऐसा है अभी कि नया प्याज मंडी में आना शुरुआत हो चुका है और नया प्याज का जो फोर्स है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दाम दिन ब दिन नीचे आ रहे प्याज के। अभी जो है 40% पहले ड्यूटी थी, जो अभी 20% की गई है पिछले 2 महीने बाद। तो अभी जो 20% है वो भी हटाया जाए, ये अभी किसानों की मांग है, ताकि जो नजदीक की जो स्टेट है वहाँ पे, नजदीक की जो कंट्रीज है वहाँ पे वो प्याज एक्सपोर्ट हो सकेगा। क्योंकि ये जो प्याज है इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो ये फोर्सफुली किसानों को बेचना पड़ता है ये प्याज। तो जो अगर 20% अगर वो ड्यूटी अगर रिमूव कर देते हैं तो अच्छा प्याज एक्सपोर्ट हो सकता है। तो यानी आपको लग रहा है कि 20% केवल एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दे तो उससे किसानों का काम हो जाएगा, लेकिन उससे क्या रिटेल मार्केट में दाम और ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 60+ मार्केट में रेट चल रहे हैं। अभी मंडी में माल जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो एरोवल दिन ब दिन मंडियों में आ रहा है और ये जो प्याज नया आ रहा है इसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। अगर जो नजदीक का जो कंट्रीज है वहां अगर वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट हो जाता है प्याज, तो ये जो दाम है ये स्टेबल रहेंगे, ज्यादा डाउन नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं लेकिन स्टेबल रहेंगे। इसलिए वो रिमूव करना चाहिए 20% ड्यूटी। ओके, और ये समय भी बिल्कुल सही है क्योंकि अराइवल्स का टाइम है, किसान अपना माल ला रहे हैं, तो अगर दाम यहाँ पर स्टेबल रहते हैं और थोड़े बहुत बढ़ते भी है तो इसका अभी का फायदा किसानों को ज्यादा मिलेगा। इसलिए ऐसे समय में हटाना जरूरी है एक्सपोर्ट ड्यूटी को, ताकि किसानों को इसका फायदा मिले। कीमतों को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या सेंस कर रहे हैं सर? दाम काफी समय से 50 से लेके 60-70 के आसपास ही प्याज के घूम रहे हैं मंडियों, रिटेल मार्केट में। आगे क्या दिख रहा है आपको? नहीं, अभी आगे तो देखिए दिसंबर में अगर आप पिछला 2-5 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हर बार यहाँ पे जो एरोवल बढ़ने की वजह से किसानों ने रास्ता रोको किया है। यह पिछले 10 साल का ये रिपोर्ट है यहाँ पे। तो अभी ये सिचुएशन ना हो इसलिए हम काळजी रहे कि अगर ये रिमूव हो जाता है ड्यूटी तो थोड़ा सा रेट स्टेबल रहेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे प्याज फेंक देना, मंडियां बंद कर देना, ये सारे मसले यहाँ पे हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये अगर डिसीजन होता है तो किसानों को राहत मिल सकती है यहाँ पे। ये बात है, और आप लोग गठबंधन में हैं भी, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी और किसानों को राहत मिलेगी और दाम भी स्टेबल है और आगे अराइवल्स होंगे तो दाम कम भी होंगे। शुक्रिया जयदत्त होलकर सर, आपने वक्त दिया। चलिए, एक और अपडेट ले लेते हैं, वो है एग्री वायदा को लेकर, क्योंकि
इस बार उम्मीद थी कि कुछ एग्री वायदा की वापसी होगी, री एंट्री होगी, उसे जो बैन लगाया गया हुआ था 2021 में, उसमें से कुछ की री एंट्री हो सकती है, लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। अभी करीब एक महीने, एक सवा महीने के लिए फिर से उस बैन को बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी 2025 तक इन 7 एग्री वायदा पर बैन जारी रहेगा। वीरेंद्र सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं और क्या एक अभी भी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार 1 साल के लिए बैन नहीं लगाया गया है, सिर्फ एक सवा महीने के लिए, तो क्या उम्मीद है कि कुछ वायदा की री एंट्री होगी और वो कौन से होंगे? कमोडिटी डिफ्लेशन ऑलमोस्ट 40% है। तो ये मैं तो काफी अनफॉर्चुनेट डिसीजन बोलूंगा ट्रेड के लिए। और अगर आएगा तो मेरे हिसाब से तेलों में, यानी सीपीओ और सोया रिफाइंड में आएगा। सीड के फ्यूचर्स के बारे में मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूँ। है कि सोया में और साथ ही क्रूड पाम तेल में इसके वायदा की वापस से री एंट्री हो सकती है। केडिया जी, आपका रिएक्शन इस खबर पर क्या होगा? देखिए विजय, मुझे लगता है काफी अच्छा एक्शन हुआ है ये, बिकॉज आप ये देखिए, अब तक अगर ब्लैंकेट अगर बैन लगाना होता तो इस बार भी 1 साल का और एक्सटेंशन आ सकता था। अगर 1 महीने का आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको कंसीडर कर रही है। तेल पे मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन है। तेल ऑलरेडी हमने देखा, कॉटन वॉश ऑयल है, सन ऑयल है, इनकी एंट्री हो चुकी थी, तो ये तो क्लियर है कि ऑयल तो आएगा। बट सबसे बड़ी चिंता मुझे लग रही है मस्टर्ड को लेकर। जिस ढंग से हम सोयाबीन में देख रहे हैं कि एमएसपी हमारी 49-50 के करीब है, जबकि भाव आज 43 पे है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिना फ्यूचर के भी तकलीफ है, चाहे जो भी हो, फार्मर हो, एफपीओ, एक्सपोर्टर, स्टॉकिस्ट, सभी को तकलीफ है। तो आई थिंक ये 1 महीने का जो बैन लगा है, ये कंसिडरेशन पॉइंट पे लगा है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे ये क्लियरिटी हो चुकी है कि फ्यूचर होने नहीं होने से इम्पैक्ट ज्यादा है वीसीपी को, रादर देन अगर फ्यूचर रहता है। तो पहला है कि जो बड़ी कंपनी है वो तो अपने आप को हैज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको करेंसी भी हैज करनी पड़ती है। लेकिन जो छोटे व्यापारी है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में थे, और अब अगर ये चालू हो जाता है तो ये उनके लिए भी विन विन रहेगा। तो आई थिंक 1 महीने का जो एक्सटेंशन है, ये एक तरह का हम बोल सकते हैं पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए कि कुछ बड़ा संकेत आ सकता, हो सकता है बजट के अंदर अनाउंसमेंट आ जाए, हो सकता है उससे पहले आ जाए। बट मुझे लगता है कि ये वापस पल्सेस है, चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें या सीड्स की बात करें, ये वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं कि कुछ वापसी हो, क्योंकि अभी हमने आईआईटी और बिमटेक की रिपोर्ट भी दिखाई थी, रिसर्च रिपोर्ट भी थी, जिसमें वहाँ से कोई कनेक्शन, कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा था कि महंगाई के पीछे वायदा बाजार का कुछ हाथ हो। बहुत सारी कमोडिटी जहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होता वायदा बाजार में, उसके बाद भी उसके दाम ज़्यादा है। शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका, अनुज जी, केडिया जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला। अब कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ।